Hello friends, welcome to A1IS. Today we'll start our ongoing current affairs series for BPSC Mains. हम हर दिन एक वीडियो लेकर आते हैं, आपसे जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है उसको लेकर डिस्कशंस करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं. अगेन आई एम होपिंग, ये मैं हर वीडियो में बोलता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप आंसर राइटिंग जरूर कर रहे होंगे. तो टुडे विल स्टार्ट आवर लेक्चर विद द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ पॉलिटी. जो हमें आज पढ़ना है वो है डॉक्ट्रिन. आप देखे होंगे बहुत सारे डॉक्ट्रिन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं डायरेक्ट, और इसका इम्प्लीमेंटेशन अगर आप देखिएगा तो आंसर राइटिंग जब लिखते हैं, कोई क्वेश्चंस आता है बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर, फंडामेंटल राइट्स एट डीपीएसपी में कोई क्लास को लेकर, तो वहाँ पे बहुत सारे डॉक्ट्रिन को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, उससे बहुत अच्छे नंबर भी मिलते हैं. या हो सकता है शॉर्ट नोट में भी क्वेश्चन आ जाए, शॉर्ट नोट क्वेश्चंस भी आ जाए डायरेक्ट डॉक्ट्रिन को लेकर. तो दिस टाइप ऑफ डॉक्ट्रिन वेरी इंपॉर्टेंट. तो हम कम से कम 7-8 इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन है जो आप हमेशा किताब में अपने स्टैटिक पार्ट में क्लास नोट्स में पढ़ते रहते होंगे. वी वांट टू थोड़ा सा और इसको कंसेप्ट क्लियर करते हैं, स्लाइड से समझेंगे, और दिस स्लाइड विल बी गिव यू प्रॉपर वे टू अंडरस्टैंड कहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, क्या कैसा डॉक्ट्रिन होता है. तो दिस इज ऑल अबाउट द डॉक्ट्रिन. तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन हमें पढ़ना है, जैसे पहला अगर हम डॉक्ट्रिन की बात करें तो डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस, डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस नेचर, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन, डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, डॉक्ट्रिन ऑफ सब, इतने सारे इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन है. तो दिस ऑल डॉक्ट्रिन अगेन आई एम सेइंग वेरी इंपॉर्टेंट. तो बार बार जो मैं डॉक्ट्रिन डॉक्ट्रिन कह रहा हूँ, तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ बेसिक डॉक्ट्रिन. तो देखिए, डॉक्ट्रिन समझने से पहले समझिए, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, भारत का संविधान जब लिखा जा रहा था, तो ये तो था आने वाले समय में देयर विल बी क्लैश, क्योंकि हमारा जो संविधान है वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है. उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट आएंगे, कुछ ऐसे लॉज आएंगे, इनेक्ट किए जाएंगे, जो हो सकता है जो बेसिक स्ट्रक्चर हो, बेसिक प्रिंसिपल्स हो, फाउंडेशन प्रिंसिपल्स हो, उसके साथ क्लैश हो, उसके साथ एक तरीके से आप बोल सकते हैं कंपेटिबिलिटी चेक नहीं हो पाएगा. फॉर दैट रीजन अब वहाँ से जुडिशरी कुछ इंटरप्रिटेशन निकालेगी और समझाया जाएगा कि नहीं, ये डॉक्ट्रिन का मतलब क्या, ये लॉज कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, फंडामेंटल राइट्स के साथ कैसे कंपेटिबिलिटी बढ़ाया जाएगा, डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स को. तो इस सब सारा चीज़ को ध्यान में रखते हुए जितने जुडिशरी इंटरप्रिटेशंस आए थ्रू दिस डॉक्ट्रिन, और अंडरस्टूड बढ़ा कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट किया जाएगा. अगेन आई एम सेइंग द कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी में स्ट्रेंथ लाता है दिस डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. जितना इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन है वो एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ बढ़ाता है. द फाउंडिंग प्रिंसिपल्स जो है, जो कॉर्नर स्टोन ऑफ डेमोक्रेसी है, इस सब में हेल्प करता है. तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डॉक्ट्रिन, तो डॉक्ट्रिन का मीनिंग मतलब, डॉक्ट्रिन का मतलब होता है ऐसा रूल, लॉ, प्रिंसिपल, बिलीफ. तो दिस इज बेसिक व्हेन वी टॉक अबाउट द व्हाट इज डॉक्ट्रिन. तो डॉक्ट्रिन रूल है, लॉ है, प्रिंसिपल है, बिलीफ्स है, टेनेट्स है, जो एक तरीके से इंप्लीमेंट करता द फाउंडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. एंड बोथ सब एवरीथिंग इज इंटरप्रिटेशन थ्रू द जुडिशरी. फॉर दैट रीजन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी टॉक अबाउट द डॉक्ट्रिन. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हम जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन पढ़ेंगे, इसमें जो सबसे पहला है डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन. अब एक एक डॉक्ट्रिन को समझेंगे विद द लैंडमार्क जजमेंट, वहां से ये निकलकर कैसे आया, क्या बातचीत हुआ, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता. तो दिस इज द कंसेप्ट रिगार्डिंग द डॉक्ट्रिन. तो डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन क्या कहता है? The doctrine of harmonious construction is a fundamental principle used in statutory interpretation to resolve inconsistencies or conflicts within legislative enactments or between different provision of statute. तो अगर हम statute की बात करें तो एक लॉ की हम बात कर रहे हैं. तो हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन कह रहा है कि अगर हम कोई लॉ लाते हैं, अगर कोई लॉ लाए, उसके कोई इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हो, डिफरेंट प्रोविजंस भी हो सकता है, उसके प्रोविजंस ए हो गए, उसके प्रोविजंस बी हो गए, सी हो गए, ये एक तरीके से कॉन्ट्राडिक्ट करेगी फंडामेंटल राइट्स के साथ और जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल के साथ है. तो हमें ऐसा हार्मोनियस
वो बैठाना है, उनके साथ ऐसा सामंजस्य बैठाना है कि दोनों लॉ एक दूसरे के साथ कोई क्लैश ना हो। तो दिस इज द हारमोनियस। हारमोनियस का रिलेशन क्या होता है? एक संदर्भ बना रहे हैं, एक सद्भावना बना रहे हैं। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फॉर द लॉ ऑल्सो। इट पर्पस इज टू इंश्योर दैट ऑल प्रोविजंस ऑफ द लॉ, ऑल प्रोविजंस ऑफ द लॉ मतलब ए के जितने प्रोविजंस हैं, आर गिवन इफेक्ट इन ए coherent and unified manner, avoiding redundancy और nullification of any part of other legislation। तो हमें ऐसे इंप्लीमेंट करना है लॉ कि दूसरे के साथ कॉन्ट्राडिक्ट ना करे, उसके सारे प्रोविजंस, अगर कोई प्रोविजंस में कोई दिक्कत आ रहा है तो उसको ऐसे यूनिफाइड वे में पुट करना है। तो दिस टाइप ऑफ डॉक्ट्रिन इज नोन एज हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। अगेन आई एम सिंग हार्मोनियस का मतलब क्या हुआ? ऐसे बैलेंस वे में आगे बढ़ना है और एक तरीके से कंपेटिबिलिटी चेक करना है। तो दिस इज द फर्स्ट डॉक्ट्रिन व्हाट वी हैव टॉकिंग अबाउट। मूविंग फॉरवर्ड, अब ओरिजिन ऑफ डॉक्ट्रिन क्या हुआ, कैसे ये डॉक्ट्रिन बाहर निकल कर आता है? द डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन फाइंड्स इट्स रूट्स इन कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन एंड स्टैट्यूटरी कंस्ट्रक्शन। It was first applied in the Indian context in the case of Shankari Prasad versus Union of India. This case involved a conflict between fundamental rights, directive principle of state policy. The court used the doctrine of harmonize these two aspects of Indian constitution, emphasizing that they are serve the same public good and should be interpreted to preserve their mutual coexistence. कहने का मतलब एक फंडामेंटल राइट है और डीपीएसपी है। आपने कोई लॉ लेकर आया, वो बेसिकली फोकस कर रहा है डीपीएसपी के ऊपर। जैसे हम बोल रहे हैं शंकरी प्रसाद यूनियन केस में, आफ्टर द इंडिपेंडेंस जो पहला अमेंडमेंट आया, उससे पहले हम जो जमींदारी एक्ट ला रहे थे, लैंड रिफॉर्म करना चाह रहे थे, वो दो तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है। एक फंडामेंटल राइट्स के राइट टू प्रॉपर्टी की बात कर रहा है और डीपीएसपी में साथ दे रहा है कि कहा जा रहा है कि मार्जिनलाइज सेक्शन हो या एक तरीके से हम सोशलिज्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो दिस टाइप ऑफ को रिलेट किया जा रहा था, तो क्लैश हो रहा था दो राइट्स के बीच में। तो हमने ऐसा हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन लेकर आया कि एक दूसरे के ऊपर इम्पैक्ट ना हो। तो दिस इज द बेसिक वे टू अंडरस्टैंड। तो यही बात कह रहा है कि दोनों का जो रोल है पब्लिक पॉलिसी में, पब्लिक स्फीयर में यूज हो रहा है। द कॉर्नर स्टोन ऑफ द डेमोक्रेसी, द प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमको दोनों को लेकर आगे बढ़ना है, को एग्जिस्टेंस को लेकर करना है और ऐसे करके इंप्लीमेंट करना है। तो emphasizing that they are serve the public good and should be interpreted in a to preserve their mutual coexistence। तो दोनों का coexistence को ध्यान रखना तभी कर सकते हैं जब हम डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। तो दिस इज द बेसिक वे टू अंडरस्टैंड कि डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन क्या है। पंखा चला दो। दूसरा डॉक्ट्रिन पढ़ते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। ये भी आपने पढ़ा होगा। फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या होता है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। अप्लाइज टू द लॉ दैट कॉन्फ्लिक्ट विथ फंडामेंटल राइट्स। आप ऐसा कोई लॉ लाते हैं जो फंडामेंटल राइट्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है। लॉज आर नॉट void but become unenforceable until the conflict is resolved। अगेन आई एम सिंग, आपको एक लॉ लेकर आते हैं और वो लॉ कन्फ्लिक्ट कर रहा है किसके साथ? फंडामेंटल राइट्स के साथ। तो आप ये कर सकते हैं कि इस लॉ को एक तरीके से नल एंड वाइड करके डिलीट कर दिए, या आपने ये कहा कि हम उस लॉ को अनफोर्सेबल रहेगा, वो फोर्स में नहीं रहेगा, इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा। जब तक नहीं होगा जब तक उसके जो बोल सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट है, जो भी उसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है जहां से कॉन्फ्लिक्ट निकल के आ रहा है, उसको रिजॉल्व न कर दिया जाए। तो जब तक हम रिजॉल्व ना करते तब तक लॉ वो इक्लिप्स मोड में रहेगा। कहने का मतलब वो ग्रहण वाला आपने पढ़ा होगा, जब तक ग्रहण लगा रहता है, अगर मून सोलर इक्लिप्स है या मून इक्लिप्स है, तो कहने का मतलब वो लॉ बैक साइड में चला जाएगा, ओवर शेडो बाय द फंडामेंटल राइट्स। और जब तक उसके जो कॉन्फ्लिक्ट एरियाज है उसको रिजॉल्व नहीं कर दिया जाता तब तक वो लॉ फोर्सेबल नहीं होगा। तो दिस इज नोन एज द डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। अब की एप्लीकेशन की बात करते हैं। हमें पता है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्ट किया गया था तो बहुत सारे प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज थे। अब प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज जब इंप्लीमेंट किए जाएंगे तो हो सकता है वो फंडामेंटल राइट्स के साथ क्लैश करे, डीपीएसपी के साथ क्लैश करे, फेडरलिज्म के साथ क्लैश करे। तो जब तक कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट निकल के आएंगे खासकर फंडामेंटल राइट्स तक, उसको सॉर्ट आउट नहीं कर दिया जाता तब तक वो ओवर शेडो रहेगा। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज
जो इंडिपेंडेंस और कॉन्स्टिट्यूशन से पहले जो लॉज हैं उसकी इंप्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं। तो दिस इज द बेसिक डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। ओवर शेडो हो जाएगा ड्यू टू द फंडामेंटल राइट्स, और जब तक प्रोविजन से उसको रिजॉल्व नहीं किया जाएगा उसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को, तब तक वो फोर्सिबल नहीं होगा। तो की एप्लीकेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, द डॉक्ट्रिन टेम्पोरली एक्लिप्स ए लॉ मीनिंग इज डॉर्मेंट, डॉर्मेंट मतलब इनएक्टिव, बट कैन नॉट बी रिवाइव इफ द कॉन्ट्राडिक्शन इज रिमूव। जब तक उसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस में जो कॉन्ट्राडिक्शन है उसको रिमूव नहीं किया जाता तब तक वो इंप्लीमेंट नहीं हो सकता। रिवाइवल हैपेंस थ्रू द अमेंडमेंट और चेंजेस इन द लीगल लैंडस्केप, उसके उसमें अगर संशोधन कर दिया जाए या जो प्रोविजन है उसको हटा दिया जाए तब तक वो लॉ, लेकिन लॉ को आप नल एंड वॉइड या डिलीट नहीं कर सकते। कुछ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है जैसे केशव मेनन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, उसमें भी यही डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स निकल कर आया, उसी पे चर्चा हुई। ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो एप्लीकेबिलिटी की बात करें बोथ प्री एंड पोस्ट, पहले प्री की तक था कि जो भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज है वहां पे डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स की बात करें, लेकिन कुछ ऐसे भी लॉज थे जो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज थे जो फंडामेंटल राइट्स को एक तरीके से वो हो रहा था, तो वो भी ओवर शेडो हो सकते थ्रू द डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। तो दिस इज ऑल आर द इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। द डॉक्ट्रिन अलाउज the state to revive laws by eliminating the contradiction with the fundamental rights, sometimes through the constitutional amendment as in the case of Vikaji Narayan case. तो this is also important कि state को बोला गया कि आप उस जो प्रोविजन है, जो कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोविजन है उसको रिजॉल्व कीजिए, तब तक वो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स की तरह ओवर शेडो होगा अंडर द फंडामेंटल राइट्स एंड दे आर नॉट इनफोर्सेबल। तो दिस इज बेसिक आइडिया ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। तो इसके एग्जांपल अपने क्वेश्चन जो डिमांड हो उसमें जरूर इंक्लूड करें, या कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स को लेकर, डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन को लेकर। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, द थर्ड इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन ऑफ सेवियरेबिलिटी। इसमें देखिए क्या होता है, पार्शियल इनवैलिडिटी की बात की गई है। फर्स्ट, only the unconstitutional or invalid part of a law is struck down, allowing the rest of the statute to remain effective, preserving and legislative intent। एक हम लॉ लेकर आए, अब लॉ में बहुत सारे प्रोविजंस होते हैं, कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो एक तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं, कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बाकी जो प्रोविजंस है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हैं, वो वैलिड है। तो जो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवियरेबिलिटी की बात ये कह रहा है, जो कॉन्ट्राडिक्टरी है, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है उसको स्टक डाउन कर दिया जाएगा, बाकी लॉ के जितने पार्ट्स है उसको इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। दिस टाइप ऑफ थेसिस, दिस टाइप ऑफ प्रिंसिपल लॉ कम्स अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ सेवियरेबिलिटी, प्रिजर्विंग ऑफ द लेजिस्लेटिव इंटेंट। ऐसा क्यों कर रहे हैं, अब बार बार लॉ ला रहे हैं, किसी भी लॉ में कोई क्लैश हो रहा है तो अब हर लॉ को स्ट्रक डाउन कर दे रहे हैं। इससे अच्छा है ना, कुछ इंपॉर्टेंट लॉ है उसके प्रोविजंस में कुछ कॉन्ट्राडिक्ट है तो उसको अब स्ट्रक डाउन कर दिया जाए, बाकी लॉ को इंप्लीमेंट कर दिया जाए अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है। तो फॉर दैट रीजन प्रिजर्विंग द लेजिस्लेटिव कंटेंट, इसको ध्यान में रखते हुए दिस डॉक्ट्रिन केम्स इनटू द फोर्स। Courts assess whether the legislature would have enacted the valid part of the law if it knew the other part would be struck down। तो ये भी एक है कि लेजिस्लेटिव इंटेंट को ध्यान में रखते हुए लॉ बनाने वाले को भी पता है कि इसके कुछ स्ट्रक डाउन हो जाएंगे लॉ, लेकिन मैक्सिमम पार्ट विल बी इंप्लीमेंटेड। तो ये भी एक तरीका है जिसके लिए ये डॉक्ट्रिन लाया गया। पब्लिक इंटरेस्ट एंड फोकस, बार बार आप लॉ ला रहे हैं, स्ट्रक डाउन कर दिया जा रहा है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, जरूरत है कि हमें जितना जल्दी वो इंप्लीमेंट करना, तब ये लॉ लाया जाता है, इंप्लीमेंट किया जाता है थ्रू दिस डॉक्ट्रिन। सेपरेशन टेस्ट, हम वो सेपरेशन टेस्ट से समझ में आ जाएगा कि कौन सा अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। आर्टिकल 13 एप्लीकेशन, डॉक्ट्रिन इज रूटेड इन द आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योरिंग प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स बाय अवॉइडिंग लॉज इन कॉन्फ्लिक्ट। ऐसा कोई आप लॉ लेकर आ रहे हैं, इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है जो फंडामेंटल राइट्स के इस तरीके से कटल किया जा रहा है, इस तरीके से उसको हैम्पर किया जा रहा है, चैलेंज किया जा रहा है, तो उस प्रोविजंस को आप वहां के स्टक डाउन कर देंगे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता देंगे और बाकी प्रोविजंस को इंप्लीमेंट कर देंगे। एंड दिस विल ऑल कम्स अंडर द आर्टिकल 13, जहां पे बोला गया है कि कोई लॉ अगर फंडामेंटल राइट्स को एब्रीज कर रहा है, कटेल कर रहा है, तब ये सारे philosophy, rules, law, regulations and principles implement किए गए। Again, this doctrine is also very important regarding our examination. Now moving fourth one, the doctrine of pith and substance। pith का मतलब होता है truth,
अब ये देखिए डॉक्ट्रिन क्या कह रहा है। द डॉक्ट्रिन डिटरमाइंस द ट्रू एसेंस और सब्जेक्ट मैटर ऑफ लेजिस्लेशन. It is used to resolve conflicts. It is used to resolve conflicts when a law overlaps with the subject in different legislative list. आपको पता है शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट है, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट. अब यूनियन तो जो लिस्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट या जो पार्लियामेंट है वहाँ से वो लिस्ट में जो चेंजेस होगा या जो इम्प्लीमेंटेशन होगा. स्टेट्स हैव द पावर टू इम्प्लीमेंट द ऑल इंपॉर्टेंट स्टेट लिस्ट विद इन द टेरिटरी ऑफ स्टेट. और कुछ कंकरेंट लिस्ट है जो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, वो स्टेट भी कर सकती है, यूनियन भी कर सकते हैं. अगर अब कोई स्टेट कोई लॉ लेकर आती है, मान के चलते कोई एजुकेशन को लेकर कुछ लॉ लाती है, वो स्टेट में भी इंप्लीमेंट होगा. अब यूनियन ने भी कुछ इंपॉर्टेंट एजुकेशन को लेकर आया, अब दोनों में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है. तो बेसिकली यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस यूज करेंगे हम. as long as the laws core pith and substance falls within the enacting legislature power and remains valid. कहने का मतलब हम ये देखेंगे यहाँ पे दोनों लॉ कितना इंप्लीमेंटेशन है, कितना स्ट्रांग है हर जगह के लिए, और वहाँ पे एक तरीके से उन दोनों का म्यूचुअल वो एक रिलेशन सेटअप किया जाएगा. फॉर दैट रीजन दिस डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस. जब ये डॉक्ट्रिन आए तो मतलब आप कोई लिस्ट की बात करें, कोई सब्जेक्ट की बात करें, एंड बोथ सेंटर एंड स्टेट हैव पावर टू चेंज और टू अल्टर द इंपॉर्टेंट लिस्ट. तो उसको लेकर कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन आता, लॉ आता, तब यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस इंप्लीमेंट किया जाएगा अगर उनके बीच में कोई कॉन्ट्राडिक्ट आता है. पर्पस ऑफ द डॉक्ट्रिन इंश्योर फ्लेक्सिबिलिटी इन इंडियाज फेडरल स्ट्रक्चर. ये भी एक इंश्योर किया जा रहा है इससे, क्योंकि हम दोनों लिस्ट पे यूनियन भी स्टेट भी ला सकती है उस पे और यूनियन भी ला सकती है. अलाउइंग द इंसिडेंटल इंक्रोचमेंट्स, प्रिवेंटिंग लॉज between union state और concurrent list, helping resolving jurisdiction disputes between. आप बार बार जुडिक्शन के पास, जुडिशरी के पास हम क्यों जाएं? अगर ये ट्रूथ पीस एंड सब्सटेंस से अगर इंप्लीमेंट हो रहा है तो एक तरीके से बर्डन भी कम होगा जुडिशरी का. फॉर दैट रीजन दिस इज ऑल्सो सिग्निफिकेंस टू ओवरकम द लोड ऑफ जुडिशरी ऑल्सो. तो फॉर दैट रीजन ये हमेशा डिस्प्यूट्स बना रहता है. कंकरेंट लिस्ट ऐसा लिस्ट है जहाँ पे स्टेट भी ला सकती है, यूनियन भी ला सकते हैं. अब बार बार जब कॉन्ट्राडिक्शन आएगा वहाँ पे आप ट्रूथ एंड पीस सब्सटेंस डॉक्ट्रिन लाएं, वहाँ पे ट्रूथ पिथ एंड सब्सटेंस वाला जो प्रिंसिपल्स है उसको फॉलो कीजिए. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द फेडरल स्ट्रक्चर. द डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस ऑल्सो अप्लाइज टू कॉन्फ्लिक्ट within the concurrent list. एक एग्जाम्पल दिया गया विद द केस विजय कुमार शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, वेयर बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर द डॉक्ट्रिन इंश्योर दैट टू लॉज फॉर द सेम लिस्ट डिफर इन द कोर सब्जेक्ट बोथ कैन को एग्जिस्ट विदाउट कन्फ्लिक्ट. तो हम को एग्जिस्ट करेगा विदाउट कन्फ्लिक्ट, क्योंकि दोनों जगह का अलग अलग तरीके से इंप्लीमेंटेशन है द नीड ऑफ द लॉज. लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस. तो पहले हमने डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन पढ़ा कि ऐसे कोई लॉज है जिसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस बैलेंस वे में एक म्यूचुअल कॉम्पेटिबिलिटी हम ध्यान में रखते हैं. दूसरा डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, ओवरशैडो हो जाएगा अगर वो लॉज के कुछ इंपॉर्टेंट है जब तक उस कॉन्ट्राडिक्शन को रिमूव नहीं किया जाएगा. डॉक्टर ऑफ सिविलिटी हमने पढ़ा प्री कॉन्स्टिट्यूशनल को ध्यान में रखते हुए, एंड दिस इज द डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, इस वेन डायग्राम से आप समझ में आ जाएगा. दिस इज द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, पिथ एंड सब्सटेंस. जो हम कंकरेंट लिस्ट की हम बात करें तो दिस इज द इंपॉर्टेंट. द कोर ऑफ द लॉ मस्ट फॉल अंडर द वन लिस्ट इवन इट टचेस द अदर. लॉज आर वैलिड इफ देयर कोर सब्जेक्ट पिथ एंड सब्सटेंस बिलोंग टू द वन लिस्ट. तो दिस इज ऑल्सो कि स्टेट के पास भी पावर है थ्रू द शेड्यूल 7 और यूनियन के पास भी पावर है. दोनों ने कुछ इंपॉर्टेंट लॉज लेकर आए, अगर वो कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहे तो दोनों का एग्जिस्ट होगा, लेकिन कोशिश किया जाएगा वो कॉन्ट्राडिक्ट और कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का. तो थ्रू दिस डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस विच हेल्प्स टू डेवलप the federalism, cooperative federalism. Now moving forward, doctrine of constitutional morality. This is also very important. आपने पढ़ा भी होगा constitutional morality. Constitutional morality ये भी बहुत important रहता है. Constitutional morality is not a natural sentiment. It has to be cultivated. Nowhere in the कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी इज एक्सप्लेन. तो ये एक तरीके से कहीं भी दिया हुआ चीज़ नहीं है. ये जो डेवलप होता है, जो सेंटिमेंट डेवलप होता है, वो खुद से खुद डेवलप किया जाता है थ्रू द इंटरप्रिटेशन, थ्रू द नॉलेज, थ्रू द सेंटिमेंट्स, थ्रू द डेमोग्राफिक चेंजेस.
सोसाइटल नीड्स। तो उसके कारण जो कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी डेवलप हो रहा है, ये एक ऐसा सेंटिमेंट है कि हमें खुद जरूरत के हिसाब से कल्टीवेट करना पड़ता है। द डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी मीन्स एडहेरेंस टू द कोर वैल्यू एंड प्रिंसिपल इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज इंटरप्रिटेशन इन द लाइन विद द इथोस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। जब डेमोक्रेसी में सेकुलरिज्म की बात की गई है, जब डेमोक्रेसी हमारे डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में सॉवरेनिटी की बात की गई है, फर्टिनिटी की बात की गई है, इक्वालिटी की बात की गई है, वोमेन जस्टिस की बात की जा रही है, तो दिस ऑल आर द इथोस प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अब उसको ध्यान में रखते हुए ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी डेवलप करना रिगार्डिंग द सेंटिमेंट। तो दिस इज बेसिक आइडिया defining the constitutional morality. This doctrine has evolved under the Article 142 and written largely in the section of fundamental rights, directory principle of state policy, preamble and fundamental duties. So this is also one of the important constitutional morality जो आपको समझ में आना चाहिए। Through दिस इंपॉर्टेंट केसेस जो आपको समझ में आ जाएगा कैसे हमने कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी कल्टीवेट किया, डेवलप किया रिगार्डिंग द इंपॉर्टेंट केसेस। पहला जो इंपॉर्टेंट केसेस पढ़ना हमको, इंपॉर्टेंट केसेस नवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एफर्म LGBTQ+ राइट्स अंडर आर्टिकल 14, 19, 21। तो अब यहाँ पे कह सकते हैं थ्रू द जुडिशियल एक्टिविज्म यहाँ पे उन्होंने आया कि जो इंपॉर्टेंट राइट्स है, राइट टू इक्वलिटी की बात है, राइट टू फ्रीडम की बात है, राइट टू पर्सनल लिबर्टी की बात है, उनका भी पूरा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रहा है। उनका साथ में हम इथोस जो प्रिंसिपल्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, उसे लेकर आगे बढ़ना। तो ये कैसे डेवलप हो रहा है? थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी, थ्रू द डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी और थ्रू द हेल्प इंटरप्रिटेशन ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट केस रिगार्डिंग द ट्रांसजेंडर हो, LGBTQ को लेकर। इंडिया यंग लॉयर एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ये भी बड़ा फेमस केस था जहां पे हम कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी की बात कर रहे हैं, सबरीमाला केस को लेकर। वहां पे फीमेल को एक तरीके से ब्लॉक किया गया था कि आप मंदिर में इंटर नहीं कर सकते। तो ये तो डायरेक्टली जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू इक्वलिटी, जेंडर जस्टिस, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें, उसके पूरे अगेंस्ट जा रहा है। तो ये तो संविधान में, यहाँ पे हम नेशनल सेंटिमेंट्स की बात करें, मेजिटेरियन की बात करें, कि या हम जो इथोस एंड प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी बात करें, तो यहीं पे तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी डेवलप होगा कि जो मेजिटेरियन क्या कह रहा है उसमें नहीं जाना हमें, जो मॉरलिटी हमारा मोरल चीज क्या कह रहा है, मोरल प्रिंसिपल्स क्या कह रहा है, वैल्यूज क्या कह रहा है, उस पर हमें ज्यादा जाना। तो मोरल एंड प्रिंसिपल्स कह रहा है जेंडर जस्टिस के बारे में, मोरल एंड प्रिंसिपल्स कह रहा है द इथोस प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू इक्वलिटी की बात, तो महिला क्यों नहीं जाएगी मंदिर। तो फॉर दैट रीजन दिस केस वेरी फेमस रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी। जोसेफ वर्सेस यूनियन इंडिया, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी की बात कर रहा है। के पुट्टास्वामी राइट टू प्राइवेसी की बात किया जा रहा है, ये भी है इंपॉर्टेंट, एंड यूनियन एनसीटी को लेकर। तो दिस ऑल केसेस वेयर एक्सप्लेन द नेचुरल सेंटिमेंट एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी। जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी की बात करें तो प्रिंसिपल्स, इथोस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाती है, ना कि मेजिटेरियन लोग क्या कह रहे हैं। जैसे आपको पता है कि जब राम जन्मभूमि केस का जो ऑर्डर आया था, जो जजमेंट आया था, वो आर्कोलॉजिकल और उसके ऊपर आया था, जो हिस्टोरिकल एविडेंस थे, फैक्ट से उस पर आया था, ना कि मेजिटेरियन लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे उस पर नहीं आया था। तो दिस टाइप ऑफ लॉज इंटरप्रिटेशन और रूल्स कम्स, तो हम यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी की बात करते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड कम्स अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट केस। जब भी आए तो ये केस, सबरीमाला केस, जरूर आप लिखें। मूविंग फॉरवर्ड, सेपरेशन पावर, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। हमने हर वीडियोस में ये सेपरेशन पावर पढ़ा था। अगेन आई एम सेइंग द हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, जो हमने हमेशा वीडियोस में पढ़ते हैं। तो तीन इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ऑल आर द इंपॉर्टेंट सेपरेशन ऑफ पावर एंड चेक एंड बैलेंसेस की बात की गई है, चेक एंड बैलेंसेस। तो दिस टाइप ऑफ ग्राफ्स आपको जरूर बनाना है फ्लो चार्ट में जब ये डॉक्ट्रिन को लेकर सवाल। लेजिस्लेचर का काम क्या है? मेक लॉज, कंफर्म अपॉइंटमेंट, मेक ट्रीटीज, रेगुलेट कॉमर्स। जुडिशरी का काम क्या है? जो लॉज बना रही है उसको इंटरप्रेट करना,
रिवाइव लोअर कोर्ट रूलिंग्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज वो जुडिशरी का काम है। एग्जीक्यूटिव का क्या काम है? वीटो लेजिस्लेशन, अपॉइंटमेंट ऑफिशियल्स, मेक फॉरेन पॉलिसी। तो दिस इज ऑल आर द इम्पॉर्टेंट। तो ये डॉक्ट्रिन जो है सेपरेशन ऑफ पावर, विच द कोर प्रिंसिपल इज द चेक एंड बैलेंस, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, जो हम प्रीवियस टॉपिक्स में भी बहुत बार पढ़ चुके हैं। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन सेपरेशन ऑफ पावर। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, doctrine of colorable legislation, this is also one of the important doctrine regarding our class. The doctrine of colorable legislation is a legal principle that aims to prevent the excessive unconstitutional use of legislative authority of the government. This doctrine is also termed as a fraud on the constitution. मतलब जब हम आर्बिट्ररी गवर्नमेंट बार बार गलत तरीके से यूज कर रही है तब ये डॉक्ट्रिन का इंप्लीमेंटेशन हो रहा। द अनकॉन्स्टिट्यूशनल यूज ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, ऐसा माना जाता है इमरजेंसी के दौर में द गवर्नमेंट बिकम ए आर्बिट्ररी, बहुत सारे गलत डिसीजन लिए जा रहे थे, संविधान के जो बेसिक प्रिंसिपल थे उसके साथ छेड़छाड़ किया जा रहा था, तब डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन आया कि आप जो गलत है सो गलत है, वो डायरेक्ट वे में भी गलत है और इनडायरेक्ट वे में भी गलत है। एंड व्हेन दिस टाइप ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ अनकॉन्स्टिट्यूशनल यूज जब हो रहा है तो ये एक तरीके से आप कॉन्स्टिट्यूशन के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। तो वहां से ये डॉक्ट्रिन निकल के आया, द डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन, जिसका मतलब है excessive use of, or you can say excessive unconstitutional use of legislative authority. अब कैसे ओरिजिन हुआ? दिस डॉक्ट्रिन ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कोंडो, अब लैटिन में है, बस इतना याद रखने का कोई जरूरत नहीं। दिस इज नॉट, विच मीन्स थिंग्स दैट कैन नॉट बी डन डायरेक्टली शुड नॉट बी डन इनडायरेक्टली। जो गलत है सो गलत है, इनडायरेक्टली हो या डायरेक्टली हो, आप उसको नहीं कर सकते। तो डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन अडॉप्टेड द डॉक्ट्रिन फ्रॉम द कनाडा। तो हम वहाँ ब्रिटिश से लिया, ब्रिटिश ने कहाँ से लिया? कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से लिया। आफ्टर द इंडिपेंडेंस दिस कलेवल इज इवन द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। द जुडिशरी फर्दर डेवलप द डॉक्ट्रिन थ्रू इट्स जजमेंट रेगुलेट द लेजिस्लेटिव अथॉरिटी। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं जुडिशियल रिव्यू का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता, द चेक एंड बैलेंस का पॉइंट निकल कर आता। तो दिस इज द कलरेबल लेजिस्लेशन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एग्जांपल टू चेक द आर्बिट्ररी गवर्नमेंट, और हम कह सकते हैं डेमोक्रेसी को सेव करने के लिए दिस कलरेबल लेजिस्लेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिस डॉक्ट्रिन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सेव द प्रिंसिपल इथोस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड मेक द कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी। Now moving, this doctrine of colorable legislation is the doctrine test competence legislation। वही सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको पढ़ना है। यूजुअली एम्प्लॉय 246 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिमार्केटेड द लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस ऑफ पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव। जैसे आपको पता है कि बहुत जगह यहाँ पे हम बोल सकते हैं जब कम्पिटिटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं तब यहाँ पे ये कलरेबल लेजिस्लेशन का चर्चा हो जाता है। जैसे बंगाल में बोला जाता है जब भी कोई वायलेंस होता है तो उस तरीके से वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया था। गवर्नर पे कभी भी जो बड़े सब जो मेजिटेरियन गवर्नमेंट है उसको रिमूव कर दिया जाना थ्रू द प्रेसिडेंट रूल, थ्रू द इंटरनल इमरजेंसी को लगाकर। तो दिस टाइप ऑफ एक्सेसिव अनकॉन्स्टिट्यूशनल यूज ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी आप कह सकते हैं कि हम यहाँ पे कलरेबल लेजिस्लेशन। तो कॉपरेटिव फेडरलिज्म से मूविंग टू द कम्पिटिटिव फेडरलिज्म, यहाँ पे ये कलरेबल लेजिस्लेशन आता है, डॉक्ट्रिन आता है। तो दिस ऑल डॉक्ट्रिन आर वेरी इंपॉर्टेंट। पॉइंट बाय पॉइंट मैंने आपको समझाया एंड अगेन आई एम सेइंग इस सब का बहुत इंपॉर्टेंट यूज होगा इन योर एग्जाम, या डायरेक्ट क्वेश्चन में हो या शॉर्ट नोट में हो। हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट सिनॉप्सिस पढ़ेंगे रिगार्डिंग द ऑल क्लासेस। और अगेन आई एम सेइंग कि आप सारे आंसर्स लिख रहे हैं, सारे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़िए एंड दिस इज मोर देन सफिशिएंट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अच्छे से पढ़िए, ट्राई टू रिवाइज, ट्राई टू राइट मोर एंड मोर क्वेश्चंस रिगार्डिंग योर बीपीएससी मेंस। ठीक, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।